आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो हम लोग जो है सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की थी। तो देखिएगा, जो आर्यभट्ट हैं ये हमारे भारत के प्राचीन समय के महानतम वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे। तो इन्होंने जो है काफी कुछ मतलब रिसर्च किया अपने हिसाब से, उस समय जैसा भी हो सकता था, तो काफी कुछ इन्होंने बताया। और आज जो वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं उसके आधार पर वो सब चीज जो है सत्य भी साबित हुए हैं। तो इन्होंने क्या खोज नहीं किया था ये आपने बताना है। तो देखते हैं भाई, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। आर्यभट्ट, अगर हम आर्यभट्ट की बात करें तो इनका जो समय बताया जाता है ये गुप्त काल के थे, गुप्तकालीन इनको बताया जाता है। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। पहले क्या सोचा जाता था कि पृथ्वी जो है चपटी है, जैसे थाली होता है ना, थाली कुछ इस तरह का होता है थाली, ये ऐसा होता है ना थाली, ऐसा चपटी होता है, चपटा होता है। तो वैसे ही समझा जाता था कि धरती जो है गोल नहीं है, वो चपटा है, ऐसा समझा जाता था। और एक समय के बाद जो है ना, मतलब आप यात्रा करोगे, समुद्री यात्रा, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि आप नीचे की ओर गिर जाएंगे। लेकिन जो आर्यभट्ट है इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है गोल है। और आगे चल करके फिर जो यूरोपीय वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उन्होंने इस बात को प्रूफ भी किया। नहीं तो यूरोपीय भी यही मानते थे कि धरती चपटी है। उसके बाद अगला चीज इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, घूर्णन करती है। तो ये चीज भी इन्होंने बताया। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये चीज इन्होंने नहीं बताया था, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद अगला जो चीज इन्होंने बोला कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगता है, मतलब कि जो ग्रहण है किस प्रकार से लगता है, इसको इन्होंने बताया था। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा स, इसकी खोज इन्होंने नहीं की थी। अगला हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है और दूसरी तरफ उस स्थल से क्या मिला ये दिया हुआ है। हड़प्पा की अगर हम लोग बात करें तो माउंट एबी और एफ, माउंट एबी और एफ ये जो है ना कब्रिस्तान जहां पर शवों को दफनाया जाता था, उस स्थान का नाम है माउंट एबी और एफ, हड़प्पा। रोपड़ से क्या मिला है भाई, तो रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है। रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चन्हुदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कौन सा वस्तु प्राप्त हुआ है, ये अक्सर पूछा जाता है ऐसे जोड़ी मिलाओ के रूप में, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो भाई माउंट एबी, मतलब सॉरी माफी चाहूंगा, इसका कूट क्या बनेगा, तो पहला का हो जाएगा 3, मतलब ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का 1, डी का 2। तो आपका आंसर बनेगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पा स्थल में पाई गई है। मनके बनाने वाली कार्यशाला, देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर मनके जो माला टाइप का होता है ना, वो बनाने का जो कार्यशाला या फिर कहे कारखाना, तो कहां पर पाई गई है ये आपने बताना है। तो देखो बनावली में भी मिला है, लोथल से भी मिला है। तो आपका उत्तर जो है 2 और 3 होगा। ये क्वेश्चन भी जो है ना नेट में पूछा गया है, तो ये आपका उत्तर होगा 2 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुमिलित करने को बोला जा रहा है। एक तरफ जो है संधि दिया हुआ है, दूसरे तरफ वर्ष। ये सभी संधि जो है ना आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। आंग्ल मैसूर युद्ध, जो मैसूर है वो दक्षिण भारत का एक राज्य हुआ करता था, जहां के शासक थे हैदर अली, बाद में उनके पुत्र हुए टीपू सुल्तान, जिनका अंग्रेजों के साथ काफी संघर्ष चला। और मेरे ख्याल से ना जो भारतीय इतिहास में अंग्रेजों को सबसे कड़ी चुनौती देने वाले मैसूर के सुल्तान ही थे। एक बार शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था कि किन शासकों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी या फिर बहुत ज्यादा चुनौती दी, तो वो थे मैसूर के सुल्तान। बात करते हैं इन संधियों की, मतलब इनका मिलान कर लेते हैं। मद्रास की संधि हुई थी 1799 नहीं,
इसको क्लीन कर लेता हूं पहले मैं। जो मद्रास की संधि है ये हुई थी 1769 में, 1769 में हुई थी मद्रास की संधि। उसके बाद दिया है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि ये हुई थी 1784 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये 1792 में हुई थी। सहायक संधि हुई थी 1799 में। तो आपका कूट क्या बन रहा है इसको एक बार देख लेते हैं। तो मद्रास की संधि 1769 में, तो ये आपका 3 हो जाएगा। मंगलौर की संधि 1784 4 हो जाएगा। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि ये हो जाएगा 2। उसके बाद सहायक संधि 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। अरे यहां पर कूट जो है मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा। 3 4 2 1 ये जो है आपका कूट बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं आप लोगों को। और मद्रास की संधि की बात करें जो कि 1769 में हुआ था, ये जो है ना हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें जो अंग्रेज हैं उनकी हार हुई थी। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 1769 तक हुआ था। उसके बाद मंगलौर की संधि, इसका संबंध है 1784 से और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से, जो कि 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। इसमें शुरू में हैदर अली ने नेतृत्व किया था, बाद में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। फिर टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बनते हैं, तो वो फिर मैसूर का नेतृत्व करते हैं और बाद में अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि करते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें तो 1792, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 से 1792 अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। सहायक संधि 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है मैसूर पर सहायक संधि थोप दिया। तो आंसर क्या बताया मैंने, 3, आप लोग देख लीजिएगा आंसर मैंने जो बताया था, यहां कूट में नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिकंदर के विषय में क्या सही है। तो देखते हैं सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, बिल्कुल सही। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ध्यान रखेंगे, सुकरात, सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, अरस्तु के शिष्य हुए सिकंदर। तो ऐसे याद रखना। पोरस ने सिकंदर को परास्त कर दिया जिससे सिकंदर वापस लौट गया। गलत है भाई, पोरस ने सिकंदर को कड़ी चुनौती दी लेकिन पोरस को हार का सामना करना पड़ा। सिकंदर का जल सेनापति नियारकस था, ठीक है ये भी। तो यहां पर पहला और दूसरा सही होगा, सॉरी पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो पहला और तीसरा सही है, तो आपका उत्तर होगा स। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सातवाहन शासकों ने भूमि दान में देने की प्रथा को शुरू किया, बिल्कुल सही है। और सातवाहन शासकों ने जो है ना काफी मतलब भूमि दान में दिया, जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया जाता था ना, उसकी शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया था। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। जी हां, देखो जो सातवाहन शासक है ना, अधिकतर सातवाहन शासकों के नाम के पहले ना उनकी माता का नाम आता था। तो इससे पता चलता है कि इनका जो समाज था मात्र सत्तात्मक रहा होगा। सातवाहनों की राजकीय भाषा पाली व लिपि ब्राह्मी थी, ये गलत है। इनकी जो भाषा थी ना वो प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी, लेकिन जो भाषा है वो पाली नहीं प्राकृत थी। तो यहां पर जो है ये गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही होगा, तीसरा गलत होगा। तो यहां पहला और दूसरा जो है सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो देखो हड़प्पा की खोज किसने की, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। हड़प्पा टीले के विषय में सबसे पहला उल्लेख किया था चार्ल्स मैनसन ने वर्ष 1826 में, जिस समय पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ था। इस समय यहां पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, लेकिन जो चार्ल्स मैनसन था वहां पर कुछ रिसर्च शोध करने के लिए गया हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों का यही होता था किसी भी राज्य पर अधिकार करना है तो वहां पर पहले अपने आदमी को भेजते थे। तो इसने वहां पर देखा और बताया कि इस जमीन मतलब यहां पर जो है ना धरती के नीचे कोई सभ्यता छिपी हुई है, तो वो हड़प्पा के बारे में इसने ऐसा बोला था 1826 में। बाद में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने वहां खुदाई करवाया। अगला क्वेश्चन दिया है, किसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होकर नेतृत्व किया था। तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना, देखो क्या था कि 8
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत हो जाता है, पारित हो जाता है, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं अगले दिन, मतलब 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो अब भाई नेतृत्व कौन संभालेगा? तो जितने भी छोटे नेता थे, छोटे नेता नहीं कहना चाहिए, जो युवा नेता थे, जो उभरते हुए नेता थे, क्योंकि जो सीनियर थे उन सबको तो गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी जो बच्चे युवा नेता जो नए नए ज्वाइन हुए थे, तो वैसे लोगों ने जो है यहां नेतृत्व किया। इनमें जयप्रकाश नारायण थे, जिनको जेपी कहा जाता था, अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता, ये सब जो है नेतृत्व किए थे। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। उषा मेहता, इन्होंने तो भाई रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया भूमिगत रह करके, और ये सब छुप के काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन दिया, अच्छा यहां कूट बताना था क्या, 1 मिनट, अच्छा ठीक ठीक ठीक, उपरोक्त सभी आंसर होगा आपका, द उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एहोल प्रशस्ति के संबंध में क्या सही है? एहोल प्रशस्ति, तो देखते हैं भाई, एहोल प्रशस्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था उसके द्वारा जारी करवाया गया था। तो देखते हैं, एहोल प्रशस्ति महाभारत युद्ध का उल्लेख है, जी हां बिल्कुल सही है। प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्ति ने स्वयं को महाकवि कालिदास एवं भारवी के बराबर कहा है, बिल्कुल सही है। और यह चीज पूछा गया है मेरे ख्याल से नेट के एग्जाम में, और दूसरे किसी एग्जाम में भी मैंने देखा है कि किसने खुद की तुलना महाकवि कालिदास से की है, भारवी से की है, किस अभिलेख में इसका उल्लेख है, ऐसा जो है पूछा गया है। अगला दिया है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख, हाँ ये भी सही है। तो यहां पर तीनों कथन जो है सही है। तो आप ध्यान रखना, अगर हम ना महाभारत की अगर मैं बात करूं तो इसमें ना महाभारत युद्ध का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में कहा गया है, लिखा गया है कि महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष बाद यह लेख लिखा जा रहा है, ऐसा इस अभिलेख में लिखा गया है कि महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष बाद इस अभिलेख को लिखा जा रहा है। मतलब कि जब इस अभिलेख को, एहोल प्रशस्ति को लिखा गया, उसके 3735 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो हम जो है महाभारत का युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, इस अभिलेख के आधार पर उसकी तिथि निकाल सकते हैं। तो ये जो एहोल प्रशस्ति है, ये कब लिखा गया था, कब जारी किया गया था? तो 634 ईस्वी को, 634 ईस्वी को। तो हम जो है ना 3735 में 634 को अगर घटा देते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 3101, और इसको हम ईसा पूर्व में बदल लेते हैं, 3101 ईसा पूर्व। मतलब कि अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना अभी। तो मोटा माटी हम ये कह सकते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध लड़ा गया था इस अभिलेख के आधार पर। तो अगर आपको कभी पूछा जाता है ना कि महाभारत के युद्ध के तिथि के विषय में क्या कहीं अभिलेखीय किसी अभिलेख में लिखा गया है, ऐसा कुछ मिलता है, तो वह सही होगा, क्योंकि ये एहोल प्रशस्ति में लिखा गया है। भले ये कितना मतलब सही है, क्या है, ये तो मतलब शोध का विषय है, काफी सारे लोग इसमें शोध भी कर रहे हैं। तो बाकी आपको ध्यान रखना है कि महाभारत के बारे में अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। तो महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष बाद इसको लिखा गया है, मतलब कि 3101 ईसा पूर्व को महाभारत का युद्ध लड़ा गया। तो इंपॉर्टेंट होता है ऐसा चीज लोग। तो आपका उत्तर क्या होगा, तीनों सही है ना, तो ये आपका उत्तर होगा अ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर किसने गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया? तो डॉक्टर मुंजे का नाम याद रखेंगे। देखो क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया जो कि ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच 5 फरवरी 1922 को जो अपना चौरी चौरा की घटना घटित हो जाती है ना, जिसमें काफी सारे जो लोग थे, सत्याग्रही थे, उन्होंने एक थाने में आग लगा दी और वहां पर लगभग 21 पुलिस वाले जल करके मारे जाते हैं। तो इस घटना से गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि भाई अहिंसावादी व्यक्ति थे। तो वो जो है 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक मतलब क्या कहते हैं बैठक हुआ, कांग्रेस का एक बैठक हुआ बारदोली में। तो वहां पर उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। 12 फरवरी 1922 को बारदोली से असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा हुई। इसके बाद 24
24 फरवरी 1922 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर मुंजे ने महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के विरोध स्वरूप उनके खिलाफ जो है ना क्या कहते हैं, निंदा प्रस्ताव पारित किया दिल्ली में। ध्यान रखना, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का घोषणा किया, और 24 फरवरी 1922 को ये जो है ना दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में डॉक्टर मुंजे द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, या फिर कहे अविश्वास प्रस्ताव नहीं, निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो डॉक्टर मुंजे इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन होगा। हाँ, सुमेलित करने को बोला जा रहा है, एक तरफ जो है संवत और दूसरी तरफ उसको जारी करने वाला शासक। विक्रम संवत की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सॉरी मैं कहां ले जा रहा हूं, चंद्रगुप्त प्रथम, ये विक्रमादित्य हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। उसके बाद गुप्त संवत, ये ईसा पूर्व में होगा। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम, ये 319 ईस्वी। उसके बाद शक संवत कनिष्क, ये 78 ईस्वी। उसके बाद चालुक्य विक्रम संवत, ये हो जाएगा आपका 1076 ईस्वी। कितना? 1076 ईस्वी। ये चालुक्य वंश का शासक था विक्रमादित्य षष्ठ। तो ध्यान रखेंगे, आपका कूट क्या बन रहा है, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो जितने भी संवंत वगैरह हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।